हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस को रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज अ बेस। यहाँ पे बात करिएगा, जो हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है। कई जगह बेस लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है रेडिक्स। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे वो एग्जामिनर बेस की बात कर रहा हो चाहे वो रेडिक्स की बात कर रहा हो, तो उन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऑक्टल जो नंबर सिस्टम होता है हमारा, उसका जो बेस होता है वो कितना होता है हमारा 8। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास डेसिमल का पूछा जाता है एग्जाम में। तो डेसिमल का जो रेडिक्स हो गया फिर बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 10 होती है। इसके अलावा जो हमारे पास हेक्साडेसिमल की पूछी जाती है, हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू कितना होता है हमारे पास 16, है ना। इसके अलावा बाइनरी का पूछा जाता है। तो जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बाइनरी का जो हमारा रेडिक्स या फिर बेस वैल्यू वो कितनी होती है 2। अब जो हमारा रेडिक्स या फिर बेस वैल्यू एक्चुअल में बताता है कि हमारे पास जो नंबर आता है वो एक्चुअल में कितने नंबर के अल्फाबेट को प्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में यहाँ पे लिखा है इसकी बेस वैल्यू टी होती है। अब टू इन द सेंस वो या तो जीरो होगा या तो वन होगा। और वही अगर हेक्साडेसिमल या फिर डेसिमल की बात करें तो हमें पता है डेसिमल जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो जीरो से लेकर हमारे 9 तक चलते हैं। ये तो जीरो से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज होती है, हमारे पास 10 वैल्यूज होती हैं। तभी हम क्या बोलते हैं, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जो उसका बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारी 10 होती है। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में जीरो से लेकर 9 तक तो हमारा जो डेसिमल के वो तो आते हैं। इसके अलावा हमारा ए से लेकर आगे एफ तक चलता है, जो टोटल कितना हो जाते हैं हमारे पास 16। ठीक है, तभी हम बोलते हैं जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनका जो बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारी 16 होती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो हम एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस टाइम पे ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल का पूछा था तो यहाँ पे 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स पाथ बाय टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड। सिंपली बात करिए, एक हमारे पास कोई एक मीडियम है जिसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ, और वो किस की इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, दो या दो से अधिक डिवाइसेस की। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। तो उसके लिए हम किस चीज की या फिर कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या देगा हमारा, मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब इसको समझने के लिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसमीटर लिखा है, तो जिसको नहीं पता इसको सिंपली समझ लेते हो। यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे दूसरा डिवाइस है, यहाँ पे तीसरा डिवाइस है, यहाँ पे चौथा डिवाइस और यहाँ पे पांचवा डिवाइस है। अब इन सभी डिवाइस को इंफॉर्मेशन सेंड करनी है किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पे इस टाइम पे होगा क्या, हम यहाँ पे बीच में एक कंपोनेंट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं मक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मक्स या फिर सिंपली बोल दो मक्स बोलते हैं इसको, जिसको जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग करना। अब मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, जितने भी इसके पास सिग्नल आ रहे होते हैं इनको कंबाइन करता है। कंबाइन करके वो एक चैनल के ऊपर भेजता है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक सिंगल लाइन, ये एक तरीके का एक चैनल है। अब इस चैनल के ऊपर देखो, इसने ये सारे के सारे सिग्नल को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जितने भी डिवाइस के सिग्नल आ रहे थे उनको कंबाइन करके एक यूनिक सिग्नल बना दिया और फर्दर आगे इसको सेंड कर दिया। तो जैसे ये रिसीवर की साइड पहुंचेगा तो रिसीवर साइड पे हमारे पास कौन सा डिवाइस लगा होगा, इसको बोलते हैं डीमक्स। ठीक है, जैसे मक्स होता है वो क्या करता है, मल्टीपल को कंबाइन करके एक बनाता है। तो डीमक्स क्या करता है, इसका जस्ट अपोजिट। वो जो कंबाइन सिग्नल होता है इसको फर्दर डिवाइड कर देता है, जो जिस जिस रिसीवर रिसीवर के पास वो डाटा उसको भेजना होगा। तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा ट्रांसमिशन ऐसे काम करता है। तो बस वही चीज पूछा था कि अगर मुझे कंबाइन करके किसी डाटा को भेजना हो तो हम किसका यूज करते हैं। तब हम मल्टीप्लेक्सिंग का या फिर मक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन है। जो हमारे सर्वर होते हैं इंटरनेट के ऊपर उनको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक्चुअल में जो हमारे होस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वर ऑन द इंटरनेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ट इनटू यूजर प्रोग्राम सच एज वर्ड एंड एक्सेल आर नोन एज। यहाँ पे सिंपली बात करिए, जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो एक्चुअल में यूजर के प्रोग्राम्स को यूजर की जो प्रोग्राम होती है फिर जो यूजर की नीड्स होती हैं उनको फिलफिल करने का काम करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं और वो कौन कौन सी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो वर्ड हो गया और हमारा एक्सेल हो गया। तो हमें पता है वर्ड और एक्सेल किसके प्रोडक्ट हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की जितने भी जो मतलब एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड होती हैं वो विजुअल बेसिक या फिर विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। ठीक है, एक्चुअली में पूछे कि हमारे पास कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो लाइंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब लाइंस की फॉर्म में यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आपके पास ऐसे लाइंस की फॉर्म में एक कोड लिखा गया है। ठीक है, ये क्या एक लाइन की फॉर्म में कुछ कोड लिखा गया है। ठीक है, तो आपने ऐसे कुछ कैसे करके कुछ कोड देखे होंगे, तो इन कोड को बोला है कि इन कोड्स को हम क्या बोलते हैं। ऐसे करके कुछ कोड लिखे जाते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इस कोड को क्या बोलते हैं, हम बार कोड बोलते हैं ना। एक्चुअली में क्या होता है, हम देखते हैं कि ऐसा करके एक स्ट्रिप लगी होती है, उसके ऊपर ऐसे करके लाइंस लगी होती हैं, है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अ कंसेंट्रिक सर्कल ऑन अ डिस्क इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला है कि एक कंसेंट्रिक सर्कल डिस्क के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं। एक पूरे का पूरे, हमने ये चीज पहले भी देखी, जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो एक सर्कल या फिर एक पूरा पूरा का जो राउंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस ट्रैक को हम फिर आगे डिवाइड कर दें, है, अगर ट्रैक को फिर से हम टुकड़ों में तोड़ दें, तो एक ट्रैक के अंदर ये क्या चीज बन जाती है, उसकी एक सेक्टर बन जाता है ना। और बाय डिफॉल्ट जो मेनली सबसे ज्यादा जो सेक्टर का साइज होता है वो कितना होता है, 512 बाइट का, है ना। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, हमने पहले भी डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल का पूछा था, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाता है, ट्रैक हमारा राइट आंसर हो जाता। एक पूरा का पूरा सर्कल होगा, मतलब पूरा का पूरा एक जो सर्कल का पाथ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बस वो चीज पूछी थी, इसको हम ट्रैक बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट आर प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू आर लोकेटेड इन। जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस और डाटा जिसको सीपीयू प्रोसेस करता है, वो हमें कौन सी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली बोले कि कौन सी मेमोरी के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये सारा का सारा डाटा हमें कहाँ मिलता है, रैम के ऊपर मिलता है। ठीक है, और रैम को ही हम क्या बोलते हैं, वेटिंग। यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वेटिंग एरिया ऑफ सीपीयू भी क्या होता है, हमारे पास रैम ही होता है उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ऑल द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। ठीक है, बोले कि बाकी सारे के सारे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पर इनमें से एक नहीं है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, ये स्टोरेज का काम नहीं करता है। तो बाकी सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पर जो हमारा सीपीयू है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि स्टोरेज का काम नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, 1 मेगाबाइट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे बोला है हमारे पास 1 MB होता है। ठीक है, 1 MB एक्चुअल में कितने बाइट्स में होता है, तो ये नियरली अबाउट 1 मिलियन बाइट्स में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, थर्ड यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8 बिट कोड ECDIC। यहाँ पे सिंपल बोला है कि कौन से कंप्यूटर्स होते थे जो 8 बिट यूज करते थे, और मेनली उनको क्या बोलते हैं, ECDIC। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो हमारे पास सिस्टम, ठीक है, सिस्टम जो हमारा एक्चुअल में हमारा सिस्टम आता था, सिस्टम 32 करके, जो हमारा एक्चुअल में बनाया गया था, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम आते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं, उसमें सिस्टम 32 नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया था। उसमें भी 8 बिट का जो मेमोरी स्ट्रक्चर है, वो आर्किटेक्चर वो यूज किया गया था। तो वहां पे भी उसमें एक कंप्यूटर आता था, ECDIC करके। तो ये पूछा है कि ये कौन सी कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आता है, मिनी के अंदर, मैक्रो के अंदर, मेन फ्रेम के अंदर, या फिर सुपर के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कि जो हमारा ECDIC था, ये उस टाइम में क्या था, एक हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीधा यहाँ पे पूछा जाता है कि हमारा ECDIC है, ये एक्चुअल में क्या है। तो वहाँ पे राइट आंसर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी आईसी इनमें से यूज की गई थी जब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। तो हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है कि जो भी हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होते थे, उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, SSI और MSI। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड बोथ 1 एंड 2 क्या आ जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, विच इज द अनदर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज। जो हमारी फंक्शनल लैंग्वेज होती है ना, उनका अनदर नाम क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल कंप्यूटर कौन सा होता है इनमें से। और देखो यहाँ पे वर्चुअल कंप्यूटर की बात करिए, और वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल कंप्यूटर को कौन एक्चुअल में रन करेगा, CPU एम्यूलेटर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ चैट प्रोग्राम दैट लेट्स यूजर कम्युनिकेट इन रियल टाइम। अब रियल टाइम में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टेंट मैसेजिंग चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चैट प्रोग्राम पूछा था जो यूजर को इंस्टेंटली या फिर रियल टाइम में ही रिप्लाई देने का काम करता है। तो वहाँ पे उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द प्लेस वेयर यू पुट ऑल द फाइल्स दैट यू वांट टू गेट रीड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, रिसाइकल बिन। पर ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमारी जीमेल या फिर ईमेल कोई भी एप्लीकेशन होती है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईमेल में हम जब कोई मैसेज या कोई फाइल डिलीट करता है, वो कहाँ पे मिलता है हमें, कहाँ पे जाता है, वो ट्रैश में जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जीमेल के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है, और ये काफी बार एज इट इज ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका राइट आंसर क्या आता है, हमारा ट्रैश। तो यहाँ पे हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर इंसर्टेड एज अ क्रॉस रेफरेंस इन अ वर्ड। यहाँ पे बोला है कि क्रॉस रेफरेंस के तौर पे हम किस चीज को इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, वर्ड फील्ड। कि वर्ड की जो फील्ड होती है, इनमें हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस की तरह इनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी देख लो कि क्रॉस रेफरेंस को हम इंसर्ट कर सकते हैं एज अ फील्ड। ये तो राइट आंसर हो गया। पर क्रॉस रेफरेंस एक्चुअल में होता है क्या, तो क्रॉस रेफरेंस आर इंसर्टेड इनटू योर डॉक्यूमेंट एज अ फील्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये सीधी लाइन पूछी जाती है। फिर लिखा है अ फील्ड इज, अब ये एक्चुअल में एक फील्ड होती क्या है, फील्ड इज अ इंफॉर्मेशन दैट इंस्ट्रक्ट वर्ड टू इंसर्ट। कि वो इंस्ट्रक्ट करता है एमएस वर्ड को टू इंसर्ट, इंसर्ट किस चीज को इंसर्ट करने को, either in the form of text, graphic, पेज नंबर और अदर मटेरियल इनटू अ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, अगर इसका एग्जांपल देखना होगा, जैसे हम डेट वगैरह फील्ड, डेट फील्ड डाल लें, तो एक्चुअल में होगा कि जो भी हमारी करंट डेट होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। ठीक है, ये आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस का एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल, जिनको इसकी थ्योरी समझ नहीं आई तो यहाँ पे देख लो। फॉर एग्जांपल मैंने एक मतलब एक कोई एग्जांपल ले रखा है, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन 2.1 है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ। ये हमारे पास सेक्शन 2.1 है। तो इस सेक्शन में मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, और नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 3.1.2 है, इसमें मैंने इसका रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सी सेक्शन 2.1, दिस इज माय इंपॉर्टेंट हेडिंग, और ये पेज नंबर 4। तो अगर यहाँ पे यूजर पेज नंबर 4 पे भी क्लिक करेगा, तब भी वो इस लोकेशन में पहुंच जाएगा। और यहाँ सिंपली वो सेक्शन 2.1 पे भी क्लिक करेगा, यहाँ पे मान लो 2.1 पे उसने क्या किया, अपने माउस के कर्सर से यहाँ पे क्लिक किया, तब भी ऑटोमेटिकली वो उसका वर्ड इस लोकेशन पे उसको ले जाएगा, जिसकी हेल्प से वो इस पूरे के पूरे कंटेंट को रीड कर सकता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। और क्रॉस रेफरेंसिंग किस किस चीज में दे सकते हैं, या तो कोई नंबर हो गया, या तो कोई टेक्स्ट हो गया, इसके अलावा कोई अगर फोटो वगैरह भी होगी, ठीक है, कोई मान लो कोई पिक्चर वगैरह भी होगी, उसको भी हम एज अ क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, तो इसको आपको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम। जो हमारा कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है, इसको हम किसकी हेल्प से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू कॉलम, यहाँ पे फॉर्मेट मतलब मेनू के अंदर, कॉलम्स के अंदर सब मेनू में जाके भी ओपन कर सकते हैं। सेकंड आ गया डबल क्लिक फ्रॉम कॉलम, ये सेकंड भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और थर्ड लिखा है प्रेस, ये शॉर्टकट कमांड आती है हमारे पास, अल्ट प्लस ओ प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड टू। ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होता है, कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है। अब यहाँ पे सिंपली चार चीजें, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास तीन क्वेश्चन और बनेंगे। एक तो आता है अगर हम सिंपली एरो क्लिक करें, राइट एरो, एक हम सिंपली लेफ्ट एरो क्लिक करें, एक हम यूज करें कंट्रोल प्लस राइट एरो, और सेकंड हम यूज करें कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अब इससे क्या क्या चीज ऑप्शंस परफॉर्म होंगे बेसिकली वो देख लेते हैं। अगर मान लो आपके पास एक टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, जैसे ले लेता हूँ, दिस इज एक्स वाई जेड, ऐसे करके टेक्स्ट लिखा गया है। और मान लो आपका जो कर्सर है, एक सेकेंड, आपका जो कर्सर है वो अभी इस टाइम पे इस लोकेशन पे है। ठीक है, तो जैसे आप एक टाइम पे राइट एरो क्लिक करोगे, तो आपको पता है सेकंड टाइम पे जिसका आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी आउटपुट, दिस इज एक्स वाई जेड। तो अभी आपका कर्सर आपको पता है कहाँ मूव हो जाएगा, इसके नेक्स्ट लोकेशन पे, मतलब ये आपका कर्सर यहाँ पे चला जाएगा, मतलब एक्स आपका इस तरफ हो जाएगा, और हम आपका कर्सर कहाँ पे मूव हो जाएगा, यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंपली, जब आप
सिंगल राइट एरो क्लिक करते हैं। अगर आप इसी पे अगर डबल कंट्रोल प्लस राइट एरो क्लिक करोगे तब क्या एक्शन परफॉर्म होगा। एग्जाम्पल सेम टू सेम ये ऊपर वाला ही, तो इसका जो आउटपुट आएगी दिस इज एक्स वाई जेड, और जो आपका कर्सर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आपने सिंगल जब राइट एरो प्रेस किया तो उससे क्या हुआ, आपका एक कर्सर मतलब एक कर्सर मूव हुआ आपके राइट हैंड साइड पे। जब आपने कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड वाला यूज किया, इसको आपको राइट हैंड साइड कर लेना, जब आपने कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड वाला यूज किया तो इससे क्या हुआ, जो आपका कर्सर है वो एक पूरा का पूरा वर्ड शिफ्ट होके राइट हैंड साइड पे चला गया। ठीक है, एक्चुअल में कर्सर सिंगल में तो यहाँ गया था इस जगह पे, जब आपने कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस किया तो आपका जो कर्सर था वो एक वर्ड मूव हो गया, मतलब इसने अपनी लोकेशन एक अक्षर से आगे कर ली, है ना। तो यहाँ पे सिंगल एक मतलब सिंपली बोलूँ तो अगर एक एक अल्फाबेट से उसने आगे कर लिया और वहां पे एक पूरे के पूरे वर्ड से उसने अपने आप को कर्सर को आगे कर लिया। ठीक है, अगर यही चीज अगर लेफ्ट में पूछा होता एग्जाम्पल एज इट इज, तो ये कहाँ पे चला जाता, दिस इज के आगे यहाँ जैसे कर्सर आ जाता, है ना, इज के बीच में कर्सर आ जाता, क्योंकि लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम। और अगर कंट्रोल प्लस लेफ्ट की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कर्सर हमारा, इसका एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिस इज एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हमें पता है कर्सर हमारा कहाँ पे था इस टाइम पे, स्टार्टिंग में इस जगह पे था। तो जो हमने कंट्रोल प्लस लेफ्ट वाला यूज करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ चला जाएगा, एक वर्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस होते हैं मेनली चार। तो यहाँ पे पूछा था कंट्रोल प्लस एरो जो शॉर्टकट कमांड है, इससे क्या होगा, हम हमारा कर्सर मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो चार क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में वो ये चारों हैं, वो भी एज इट इज ही पूछे जाते हैं। और कई बार एग्जामिनर एग्जाम्पल देके भी पूछे तो आपको एग्जाम्पल में ही पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पूरा ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर आपने बताना है कि अगर जो हमारा ऑटो करेक्ट होता है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्यों बनाया गया था, बेसिकली वो पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं जैसे शॉर्ट रिपीटेड वर्ड, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिसस्पेल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। इसके अलावा अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम कल इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।